हम उन्हें किंग ऑफ पॉप के नाम से भी जानते हैं, जिन्होंने सिर्फ 6 साल की उम्र से ही अपने कैरियर की शुरुआत कर दी थी। माइकल जैक्सन आज तक के इतिहास के सबसे पॉपुलर सिंगर, आर्टिस्ट, डांसर और शोमैन में से एक हैं। साथ में दुनिया के सबसे फेमस लोगों में भी इनका नाम गिना जाता है। तो चलिए किंग ऑफ पॉप माइकल जैक्सन के जीवन की एक छोटी सी झलक देखते हैं। जब गैरी, इंडियाना नाम की जगह पर एक छोटे से घर में रहने वाले परिवार के 9 सदस्य अपनी मेहनत और लगन से ऐसे मुकाम पर पहुंच गए कि ये सोचना भी बहुत मुश्किल लगता है कि इस इतिहास को कभी कोई दोबारा दोहरा पाएगा, जिसमें सबसे ज़्यादा श्रेय जाता है माइकल जैक्सन को, जिनके म्यूजिक वीडियोस और गानों ने दुनिया भर में धूम मचा दी। माइकल जैक्सन का पूरा नाम माइकल जोसेफ जैक्सन है। इनका जन्म 29 अगस्त साल 1958 को अमेरिका में इंडियाना स्टेट के गैरी नाम के शहर में हुआ था। वो अपने पिता जो और माँ कैथरीन जैक्सन के 10 बच्चों में से 5वें नंबर पे थे, जिनमें उनके बड़े भाई मार्लन के जुड़वा भाई ब्रैंडन की मौत पैदा होने के समय पर ही हो गई थी। जैक्सन परिवार गैरी, इंडियाना में बने 4 कमरों के एक छोटे से घर में रहता था। इस घर में शुरू से ही म्यूजिक का काफ़ी माहौल था। जैक्सन की माँ अपने बच्चों को शुरू से ही चिल्ड्रन फोक और धार्मिक गानों को गाना सिखाया करती थी, जिसमें सब मिलकर एक साथ गाते थे। माइकल जैक्सन के पिता जोसेफ वॉल्टर जैक्सन, जिन्हें शॉर्ट में जो जैक्सन बुलाया जाता है, वो एक स्टील प्लांट में नौकरी करते थे, पर उनका हमेशा से सपना था एक सफल म्यूजिशियन बनने का। पर जिम्मेदारियों की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने ठान ली कि अब कुछ भी हो वो अपने बच्चों को सक्सेसफुल म्यूजिशियन बना के रहेंगे, चाहे उसके लिए उन्हें जितनी भी मेहनत क्यों ना करनी पड़े। इसी सोच की वजह से उनका व्यवहार अपने बच्चों के प्रति काफ़ी कठोर हो गया था। जो जैक्सन ने साल 1964 में अपने बेटों को लेकर जैक्सन ब्रदर्स नाम का एक ग्रुप बनाया, जिस समय माइकल जैक्सन अपने बड़े भाइयों के साथ मिलकर बैकअप म्यूजिशियन और वोकलिस्ट के तौर पर काम करने लगे। इस समय माइकल जैक्सन की उम्र सिर्फ 5 साल थी। इस बैंड के लीड वोकलिस्ट माइकल जैक्सन के बड़े भाई जर्मेइन जैक्सन थे। पर एक दिन माइकल जैक्सन की मां ने माइकल को अकेले गाते सुना और उन्होंने जो जैक्सन से कहा कि ये लड़का सबसे अच्छा गाता है, जिस पर पहले तो जो जैक्सन ने उनकी बात नहीं मानी, पर उसके बाद माइकल को उन्होंने बैंड का लीड वोकलिस्ट बना दिया और तब से उस ग्रुप का नाम जैक्सन 5 पड़ गया। जैक्सन 5 बैंड ने अमेरिका के मिड वेस्ट क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर टूर करना शुरू कर दिए, जहां पर वो लोग अपना परफॉर्मेंस ब्लैक क्लब्स, छोटे मोटे शोज में और टैलेंट कॉन्टेस्टों में देते थे। माइकल जैक्सन अपनी अलग सी पतली और मुलायम आवाज़ की वजह से बैंड में सबसे अलग सुनाई पड़ते थे और उनके परफॉर्म करने के अंदाज से दर्शकों का सारा ध्यान उनकी तरफ ही चला जाता था। माइकल जैक्सन बचपन से सिंगर, सॉन्ग राइटर, डांस म्यूजिशियन और रिकॉर्ड प्रोड्यूसर जेम्स ब्राउन के बहुत बड़े फैन थे। अक्सर वो उन्हीं की तरह डांस किया करते थे। जब भी टीवी पे जेम्स ब्राउन दिखते थे, माइकल की माँ उन्हें देखने के लिए माइकल को वहाँ पर तुरंत बुला लेती थी। उनके बड़े भाई जैकी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्हें माइकल को परफॉर्म करते देखकर लगता है कि वो इतना छोटा होने के बावजूद ऐसा परफॉर्म कैसे कर लेते हैं। कुछ लोग तो माइकल को कहते थे कि ये 40-42 साल का कोई बौना है, ये इतना छोटा हो ही नहीं सकता। जैक्सन 5 ने साल 1967 में स्टील टाउन रिकॉर्ड लेबल के साथ बिग बॉय नाम का अपना फर्स्ट सिंगल एल्बम रिलीज़ किया, लेकिन ये दर्शकों का ध्यान ज़्यादा आकर्षित नहीं कर पाया। पर जैक्सन ब्रदर्स का नाम धीमे धीमे आसपास के इलाकों में लोकप्रिय होना शुरू हो गया था। साल 1968 में न्यूयॉर्क के अपोलो थिएटर में परफॉर्म करते हुए मोटाउन कंपनी के रिकॉर्डिंग आर्टिस्ट और पियानिस्ट बिली टेलर की नज़र जैक्सन 5 के कलाकारों पर पड़ गई। बाद में सिंगर डायना रॉस भी जैक्सन 5 बैंड के इन बच्चों के साथ जुड़ गईं, गैरी में होने वाले सोल वीकेंड नाम के एक प्रोग्राम के सिलसिले में। ये समय जैक्सन परिवार की किस्मत बदल जाने का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था, जब जैक्सन परिवार को मोटाउन रिकॉर्ड्स की तरफ से एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करने का ऑफर मिला और उसके बाद जैक्सन्स के कैरियर की बागडोर मोटाउन रिकॉर्ड्स के फेमस हेड बेरी गॉर्डी के हाथ में चली गई। बेरी गॉर्डी के साथ मोटाउन रिकॉर्ड डील हो जाने के बाद बेरी गॉर्डी जो जैक्सन और उनके पूरे परिवार को इंडियाना के उनके 672 स्क्वायर फीट पर बने 4 कमरों के घर से निकालकर लॉस एंजल्स शहर ले गए। कुछ दिन उन्होंने जैक्सन परिवार को वहाँ के मोटेल्स में ठहराया, जब आखिरकार उन्हें साल 1969 में स्पेनिश स्टाइल से बने एक आलीशान बंगले में रहने को मिला, जो वेस्ट हॉलीवुड में स्थित है। ये बंगला जैक्सन परिवार को काफ़ी पसंद आया और ये घर उनके पूरे इंडियाना वाले घर से 5 गुना ज़्यादा बड़ा था, साथ में काफ़ी आलीशान भी। हालांकि जब जैक्सन ब्रदर यहाँ पर म्यूज़िक रिहर्सल किया करते थे तो पड़ोसियों को शोर शराबे से काफ़ी दिक्कत होती थी।
गॉर्डी को मजबूरन उन्हें वहाँ से भी हटाकर एक नई लोकेशन के घर पे ले जाना पड़ा, जो बेवर्ली हिल्स के 2430 बोमाउंट ड्राइव पर है। इस समय ये बंगला उस जगह पर मौजूद नहीं है, इसे गिरा दिया गया है। इस जगह पर भी पड़ोसियों की काफ़ी शिकायतें सुनने को मिली और जैक्सन परिवार को फिर से एक नए घर की तलाश करनी पड़ी। जो जैक्सन ने फाइनली साल 1971 में एक बहुत बड़ा बंगला खरीदा। तब तक जैक्सन परिवार काफ़ी अच्छा पैसा कमा चुका था। इस घर का नाम एंसिनो हाउस रखा गया, जो 4641 हेवन हर्स्ट एव नाम की जगह पर है। इसी घर में माइकल जैक्सन ने रिकॉर्डिंग स्टूडियो बनवाया, जहां पर ऑफ द वॉल और थ्रिलर एल्बम के गानों को रिकॉर्ड किया गया था। हाल ही में सुनने को मिला है कि शायद एंसिनो हाउस को एमजे फैंस के लिए म्यूजियम में बदल दिया जाएगा। माइकल जैक्सन इस विशाल घर में साल 1988 तक रहे, जिसके बाद उन्होंने मशहूर नेवरलैंड प्रॉपर्टी को खरीद लिया। नेवरलैंड लॉस एंजल्स से 130 मील की दूरी पर है, लॉस ओलिवोस नाम की जगह पर। अब चलिए कहानी शुरू करते हैं जहां पर हमने छोड़ा था। 1970 के दशक के दौरान जैक्सन 5 बैंड सफलता की सीढ़ियां चढ़ता जा रहा था और दिन पर दिन पूरे देश में प्रसिद्ध होता जा रहा था, जिनमें ABC, द लव यू सेव और I'll बी देयर सबसे बड़े हिट सॉन्ग्स थे। इस ग्रुप ने कुछ टेलीविज़न शोज में भी हिस्सा लिया और जैक्सन 5 नाम की कार्टून सीरीज भी तैयार की गई। गॉर्डी ने माइकल के टैलेंट को पहचान लिया था, जिसके बाद उन्होंने कुछ एल्बम्स सिर्फ अकेले माइकल को ही लेकर रिलीज़ की। जैक्सन 5 और MJ की सोलो एल्बम्स दोनों ही बहुत अच्छा बिजनेस कर रही थीं। माइकल का पहला सोलो सॉन्ग था गॉड टू बी देयर, जिसे काफ़ी पसंद किया गया और माइकल की इमेज एक सोलो आर्टिस्ट के तौर पर उभरने लगी। साल 1975 में जैक्सन 5 बैंड ने मोटाउन से अपना एसोसिएशन ख़त्म कर लिया और उसी साल वो एपिक रिकॉर्ड्स के साथ जुड़ गए, जब उनके बैंड का नाम जैक्सन 5 से द जैक्सन्स रख दिया गया। साल 1978 में माइकल द विज़र्ड ऑफ ओज नाम की फिल्म में दिखाई दिए, जिसमें उन्होंने डायना रॉस के साथ फिल्म की साउंड ट्रैक एल्बम ईज डाउन द रोड के लिए एक हिट गाना रिकॉर्ड किया। द विज़र्ड ऑफ ओज में काम करने के दौरान माइकल की मुलाकात प्रोड्यूसर क्विंसी जोन्स से हुई और उन्होंने साल 1979 में ऑफ द वॉल नाम के म्यूज़िक एल्बम पे काम करना शुरू किया, जिसकी 1 करोड़ कॉपियाँ बिकीं। माइकल ने इससे ढेर सारी प्रशंसा बटोरी, साथ में उनका फेम भी पहले से ज़्यादा बढ़ गया था। Love is my message. साल 1982 में क्विंसी जोन्स और माइकल जैक्सन एक बार फिर साथ मिले और उन्होंने थ्रिलर एल्बम पर काम करना शुरू कर दिया, जिसके थ्रिलर, बिली जीन और बीट इट जैसे गानों ने पूरी दुनिया में धूम मचा दी। इस एल्बम ने माइकल जैक्सन को पूरी दुनिया में फेमस कर दिया था और वो दुनिया के सबसे सक्सेसफुल और फेमस पॉप स्टार के रूप में उभरने लगे। अमेरिका में सबसे पॉपुलर सोलो आर्टिस्ट वो ऑलरेडी बन चुके थे। थ्रिलर की सफलता ने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। साल 1982 में थ्रिलर एल्बम रिलीज़ की गई थी, जो दुनिया की सबसे ज़्यादा बिकने वाली म्यूज़िक एल्बम बन गई। ये बिलबोर्ड 200 चार्ट्स पर 37 वीक्स तक नंबर 1 पर बनी रही और 80 वीक्स तक टॉप 10 में बनी रही। थ्रिलर की 6 करोड़ 50 लाख कॉपियाँ बिकीं और इसे यूनाइटेड स्टेट्स में डबल डायमंड का स्टेटस दिया गया। साल 1983 में माइकल जैक्सन अपने भाइयों के साथ एक बार फिर से स्टेज पर दिखे, जब उन्होंने मोटाउन रिकॉर्ड्स की 25वीं सालगिरह पर अपने कुछ पुराने और नए गानों को परफॉर्म किया। बिली जीन सॉन्ग पर उन्होंने पहली बार मून वॉक किया, जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। इसे देखकर हर कोई मून वॉक करने की कोशिश करने लगा। बच्चे भी इसको सीखने के लिए प्रैक्टिस करने लगे। हालांकि इससे पहले मून वॉक को बैक स्लाइड कहा जाता था और ये काफ़ी पुराना डांस मूव है, पर ये उतना फेमस नहीं था। इसके बारे में कुछ प्रोफेशनल डांसर और कोरियोग्राफर ही जानते थे। माइकल ने जब पहली बार स्ट्रीट डांसरों को बैक स्लाइड करते देखा तो उसमें एक्सपर्ट होने के लिए उन्होंने एक बहुत ही उम्दा डांसर और कोरियोग्राफर जेफरी डैनियल से इसकी ट्रेनिंग ली। इस परफॉर्मेंस के बाद बैक स्लाइड नाम का ये डांस मूव
मून वॉक के नाम से पूरी दुनिया में फेमस हो गया। साल 1985 में माइकल जैक्सन, क्विंसी जोन्स और लायनल रिची ने साथ मिलकर USA फॉर अफ्रीका एल्बम के वी आर द वर्ल्ड गाने की लिरिक्स लिखी। फिर उस गाने को उस समय के तमाम फेमस सिंगरों के साथ रिकॉर्ड किया गया। ये गाना बेस्ट सेलिंग सिंगल ऑफ ऑल टाइम बन गया। इसकी 3 करोड़ कॉपियां बिकी और कमाई हुई राशि को अफ्रीका में गरीब परिवारों को चैरिटी फंड्स के तौर पे दान कर दिया गया। 1987 में बैड एल्बम रिलीज हुआ, जिसका टाइटल सॉन्ग मैन इन द मिरर, द वे यू मेक मी फील, लाइबेरियन गर्ल और स्मूथ क्रिमिनल जबरदस्त हिट हुए। हालांकि ये थ्रिलर तक नहीं पहुंच पाई, पर फिर भी इसकी 3.5 करोड़ कॉपियां बिकी और सबसे ज़्यादा बिकने वाली एल्बम्स की लिस्ट में ये भी शामिल हो गई। क्विंसी जोन्स के साथ कोलैबोरेशन में बनाई गई ये आखिरी एल्बम थी। इस एल्बम को दुनिया की 43वीं सबसे हिट एल्बम की रैंक में शामिल किया गया। साल 1988 में माइकल ने अपनी ऑटोबायोग्राफी रिलीज की, जिसका नाम मून वॉक रखा। इस बुक की सेल इतनी ज़्यादा हुई कि इसकी तुलना उनके पिछले हिट एल्बम से की जाने लगी। कुछ ही महीनों में इसकी 4,50,000 कॉपियाँ 14 देशों में बिक चुकी थीं और ये न्यूयॉर्क टाइम्स की बेस्ट सेलर लिस्ट में शामिल हो गई। इस बुक को उन्होंने डांसिंग लेजेंड फ्रेड एस्टेयर को डेडिकेट किया, जिन्हें माइकल जेम्स ब्राउन की ही तरह अपने गुरुओं में से एक मानते थे। She was bad. She was dangerous. The girl was bad. The girl was dangerous. स्मूथ क्रिमिनल वीडियो माइकल ने फ्रेड एस्टेयर को एक ट्रिब्यूट देने के लिए उनकी फिल्म बैंड वैगन से मिलता जुलता बनाया था। अपनी बुक में माइकल ने एक और लेजेंड बॉब फॉस का जिक्र किया, जो 1950 से 1980 के दशक तक एक डांसर, म्यूजिकल थिएटर कोरियोग्राफर, डायरेक्टर और फिल्म डायरेक्टर के तौर पर एक्टिव रहे। बॉब फॉस का लिटिल प्रिंस नाम की फिल्म के स्नेक इन द ग्रास नाम के सीन में किए गए परफॉर्मेंस से माइकल बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। ये फिल्म साल 1974 में रिलीज हुई थी। इसके बाद बॉब फॉस की झलक माइकल जैक्सन में हमेशा देखी गई। माइकल ने इस सीन में किए गए बॉब फॉस के डांस मूव्स को और ज़्यादा इन्हेंस कर दिया, जिनमें से कुछ माइकल के वर्ल्ड फेमस सिग्नेचर मूव्स बन गए। माइकल जैक्सन ने अपने किताब के जरिए उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस समय के आने तक माइकल जैक्सन एक आइकॉनिक और एक लेजेंड का स्टेटस हासिल कर चुके थे। उनकी म्यूज़िक एल्बम से लेकर उनकी ऑटोबायोग्राफी, उनकी कॉस्मेटिक सर्जरियाँ, जो कुछ भी वो कर रहे थे वो हेडलाइंस बनती जा रही थीं। जब उन्होंने 2700 एकड़ की प्रॉपर्टी कैलिफोर्निया में खरीदी, तब वो खबर भी सारे न्यूज़पेपर और मैगजीन्स में छा गई, जिसका नाम नेवरलैंड रखा गया। 1991 में डेंजरस एल्बम रिलीज़ हुई। ये उनकी 8वीं सोलो म्यूजिक एल्बम थी। पुरानी हिट एल्बम्स की तरह डेंजरस भी साल की सबसे हिट एल्बम साबित हुई। ब्लैक और वाइट, रिमेंबर द टाइम, हील द वर्ल्ड जैसे सुपरहिट गाने म्यूजिक चार्ट्स पर कई हफ्तों तक टॉप पे रहे। 1992 में उन्होंने हील द वर्ल्ड नाम की फाउंडेशन की स्थापना की, जो बच्चों और पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए समर्पित की गई। 1993 में उन्हें ग्रैमी अवार्ड सेरेमनी में लिविंग लेजेंड अवार्ड से सम्मानित किया गया और ह्यूमैनिटेरियन ऑफ द ईयर का अवार्ड उन्हें सोल ट्रेन अवार्ड्स की तरफ से दिया गया। अपने अच्छे कामों की वजह से और एक मानवतावादी होने के बावजूद साल 1993 में उन्हें एक बहुत बुरे दौर से गुजरना पड़ा, जब एक 13 साल के बच्चे ने उन पर गंभीर आरोप लगा दिए। इस चीज़ ने उनकी सामाजिक छवि को काफ़ी नुकसान पहुंचाया, हालांकि वो इसमें निर्दोष पाए गए। इसी साल उन्होंने सुपर बोल के साथ कई अलग महत्वपूर्ण इवेंट्स में हिस्सा लिया था। 1994 में जैक्सन ने दुनिया को चौंका दिया जब उन्होंने किंग ऑफ रॉक स्वर्गीय एल्विस प्रेस्ले की बेटी से शादी कर ली, लेकिन ये रिश्ता ज़्यादा लंबा नहीं चला और 1996 में उन दोनों का डिवोर्स हो गया। इस दौरान उनकी हिस्ट्री एल्बम वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 रिलीज़ हुई, जिसमें स्क्रीम गाने में उन्होंने अपनी बहन जेनेट जैक्सन के साथ रिकॉर्डिंग की। ये वीडियो आज तक का सबसे महंगा वीडियो सॉन्ग है।
इस एल्बम को भी काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला, जिसमें पहले पार्ट की 40 लाख कॉपियाँ बिकी और दूसरी की 2 करोड़। 1996 में उन्होंने सूचना दी कि वो पिता बनने वाले हैं। उस बच्चे की माँ का नाम डेबी रो था, जो माइकल की लंबे समय से दोस्त थी। उन दोनों ने 1 महीने बाद सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में शादी कर ली। 13 फरवरी 1997 को उनके बेटे प्रिंस माइकल जैक्सन जूनियर ने कैलिफोर्निया शहर में जन्म लिया और उनकी दूसरी संतान पेरिस माइकल कैथरीन जैक्सन का जन्म साल 1998 में हुआ। 1997 में माइकल जैक्सन और उनके भाइयों को क्लीवलैंड में रॉक एंड रोल हॉल ऑफ फेम का खिताब दिया गया और कुछ समय बाद माइकल ने ब्लड ऑन द डांस फ्लोर एल्बम रिलीज किया, जिसके बाद उनकी सफलता और प्रतिभा की प्रशंसा लगातार प्रशंसकों में बनी रही। इस एल्बम की 60 लाख कॉपियां दुनिया भर में बिकी। साल 1999 में अक्टूबर के महीने में डेबी रो का भी माइकल के साथ डिवोर्स हो गया। तीसरी संतान ब्लैंकेट जैक्सन का जन्म 21 फरवरी 2002 को हुआ, जो एक सुरोगेट मदर के जरिए हुआ। जैक्सन एक बार फिर मुसीबत से घिर गए जब साल 2000 में न्यू ईयर के अवसर पर 2 प्लान्ड कॉन्सर्ट्स को उनके द्वारा रद्द कर दिए जाने से उनके प्रमोटर ने उन पर $21.2 मिलियन का जुर्माना लगा दिया। साल के अंत में उन्हें एक बार फिर से रॉक एंड रोल हॉल ऑफ फेम के अवार्ड से सम्मानित किया गया। इस बार उन्हें सोलो परफॉर्मर के तौर पे यह अवार्ड दिया गया था। इसी के साथ सॉन्ग राइटर्स हॉल ऑफ फेम और डांस हॉल ऑफ फेम अवार्ड्स भी इसमें शामिल थे। साल 2001 में उनकी इनविंसिबल एल्बम रिलीज हुई और ये उनके जीवन की आखिरी फुल लेंथ एल्बम थी। ये जैक्सन की 6ठी स्टूडियो एल्बम थी जिसे एपिक ने रिलीज़ किया था और सब मिला के जीवन की 10वीं सोलो एल्बम थी। इसे काफ़ी अच्छी सफलता मिली और 2009 में इसे दशक की सबसे सर्वोत्तम म्यूजिक एल्बम माना गया रीडर्स पॉल के जरिए। साल 2002 में माइकल ने सोनी रिकॉर्ड लेबल से अपनी कॉन्ट्रैक्ट डील ख़त्म कर ली, जो लंबे समय से चल रही थी। इसकी वजह बताई जाती है कि सोनी एंटरटेनमेंट के हेड टॉमी मोटोला ने माइकल की 2001 में रिलीज़ हुई एल्बम इनविंसिबल का प्रचार नहीं किया और माइकल जैक्सन चाहते थे कि वो बड़े बजट के कुछ नए वीडियो शूट करें, पर टॉमी उसके लिए तैयार नहीं हुए। दूसरी बात ये बताई जाती है कि टॉमी और पॉप सिंगर मराय कैरी का साल 1997 में डिवोर्स हो गया था, जिसके बाद मराय माइकल जैक्सन के पास रोती हुई पहुंची और उन्होंने बताया कि टॉमी उनके पीछे पड़ा हुआ है और वो उनका कैरियर तबाह कर देगा। माइकल जैक्सन सोनी की आधी पब्लिशिंग के खुद मालिक थे, जिस वजह से उन्होंने मराय की मदद की और टॉमी मराय का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। पर कहा जाता है कि माइकल की टॉमी से ये दुश्मनी उन्हें भारी पड़ गई। उन्हें साल 2002 में आर्टिस्ट ऑफ द मिलेनियम के अवार्ड से सम्मानित किया गया। माइकल जैक्सन का आखिरी परफॉर्मेंस साल 2006 में हुआ था, जो उन्होंने लंदन में वर्ल्ड म्यूजिक अवार्ड फंक्शन के दौरान किया था। एक लंबे समय के बाद माइकल जैक्सन दिस इज इट नाम के लंदन शहर में आखिरी कॉन्सर्ट की तैयारी कर रहे थे, जिसमें 50 शोज को प्लान किया गया था। इस कॉन्सर्ट के शुरू होने की डेट 13 जुलाई 2009 थी और इसके ख़त्म होने की डेट थी 6 मार्च 2010। 5 मार्च ईयर 2009 में माइकल जैक्सन लंदन शहर में अपने प्रशंसकों के सामने आए और उन्होंने लंदन O2 अरीना में होने वाला अपना कॉन्सर्ट अनाउंस किया। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि दिस इज़ इट नाम का ये उनका लंदन शहर में आखिरी कॉन्सर्ट होगा। इस अनाउंसमेंट के बाद ही कुछ ही घंटों में सारे टिकट बुक हो गए और स्टेडियम हाउसफुल हो गए। पर बदकिस्मती से उनके आखिरी परफॉर्मेंस को देखने की चाह में इंतज़ार कर रहे उनके लाखों फैंस, जिनका सपना था उनको असली ज़िंदगी में अपने आंखों के सामने परफॉर्म करते देखना, वो कभी पूरा नहीं हो सका। किंग ऑफ पॉप माइकल जैक्सन का साल 2009 25 जून को दिल का दौरा पड़ जाने से आकस्मिक निधन हो गया, जिसके बारे में किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उनका निधन लॉस एंजल्स की डिस्ट्रिक्ट होम्बी हिल्स में बने एक बंगले में हुआ, जिसको वो किराए पर लेके रह रहे थे। लापरवाही की वजह से आराम और नींद लेने की दवा उन्हें ज़्यादा दे दी गई, जिसकी वजह से उनका कार्डियक अरेस्ट हो गया। इस दुखद घटना से दुनिया भर में उनके करोड़ों चाहने वालों के मन में दुख और पीड़ा की लहर दौड़ गई। उस समाचार को सुनने के बाद गूगल पे उनके बारे में इतना ज़्यादा सर्च किया जाने लगा कि गूगल सर्च इंजन ही कई घंटों के लिए क्रैश हो गया। दिस इज़ इट कॉन्सर्ट की प्रमोटर कंपनी AEG लाइव थी, जिसे बाद में सारे टिकट्स वापस करने पड़े। माइकल जैक्सन के कुछ प्रमुख कार्यों और उपलब्धियों के बारे में हम अगर बात करें तो उनकी 8 एल्बम्स की 100 करोड़ कॉपियाँ पूरी दुनिया भर में बिक चुकी थीं,
जिससे उन्होंने $750 मिलियन कमाए। इनमें से उनकी 5 एल्बम्स को वर्ल्ड्स बेस्ट सेलिंग रिकॉर्ड्स का दर्जा मिला, जिसमें थ्रिलर दुनिया की सबसे ज़्यादा बिकने वाली एल्बम आज तक है। माइकल जैक्सन अपने जीवन में ढेर सारे अवार्डों से सम्मानित किए गए, जिसमें 31 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, 13 ग्रैमी अवार्ड्स, ग्रैमी लेजेंड अवार्ड, ग्रैमी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, 26 अमेरिकन म्यूज़िक अवार्ड्स और 18 वर्ल्ड म्यूज़िक अवार्ड्स उनके नाम से दर्ज हैं। माइकल जैक्सन ने दर्जनों चैरिटीज़ की, जिनमें USA फॉर अफ्रीका, द मेक अ विश फाउंडेशन, एलिजाबेथ टेलर एड्स फाउंडेशन शामिल हैं। उन्हें गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के 2000वें एडिशन में सबसे ज़्यादा चैरिटी दान पुण्य करने वाला पॉप स्टार घोषित किया गया। उनकी याद में 7 जुलाई 2009 को लॉस एंजल्स के स्टेपल्स सेंटर में टेलीवाइज्ड मेमोरियल रखा गया, जिसमें 17,500 फ्री टिकट्स फैंस को लॉटरी से इश्यू कराए गए और इस प्रोग्राम को दुनिया भर में 100 करोड़ लोगों ने देखा। ये वही स्टेपल सेंटर था जिसमें माइकल जैक्सन अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिनों में अपने दिस इज़ इट कॉन्सर्ट के लिए तैयारी कर रहे थे। माइकल अपनी मौत से एक दिन पहले भी 24 जून 2009 को इस जगह पर रिहर्सल करने गए थे, पर दोबारा वो इस दुनिया के सामने कभी नहीं आ पाए। जब कहते हैं कि स्काई इज़ द लिमिट, तो ये बात माइकल जैक्सन के जीवन और उनके अचीवमेंट्स पर बिल्कुल फिट बैठती है। माइकल जैक्सन के पिता जो जैक्सन का निधन 27 जुलाई 2018 को हो गया। गैरी, इंडियाना में आज भी मामूली सा दिखने वाला वो घर मौजूद है जिससे जैक्सन परिवार के सफ़र की शुरुआत हुई थी। इस घर को 2009 के बाद रेनोवेट करा दिया गया था, जहां MJ फैंस हर साल उनके जन्मदिन के अवसर पर उनके लिए प्रार्थना करने आते हैं। ये जगह माइकल जैक्सन और जैक्सन फैमिली के फैंस के लिए किसी तीर्थ स्थल से कम नहीं है।